अपना टैलेंट ही बाहर जा रहा है तो ये हमारे लिए तो नुकसान है। इसको रोकने की क्या कोई पॉलिसी नहीं है? क्या जॉब्स नहीं पैदा कर सकती गवर्नमेंट? मामला कैसे ठीक होगा ये वाला? मेरा ख्याल है कि आप किसी को पाकिस्तान से जाने को रोक नहीं सकते। जाहिर है कुछ लोगों को रोकते हैं, वो अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप जो अगर नौजवान जाना चाहते हैं रोज़गार के लिए, इल्म के लिए, पढ़ने के लिए, कारोबार जो भी करना चाहते हैं, आपको रोकना नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल है ये ज़रूरी भी होता है कि वो जाएं और दुनिया देखें। पाकिस्तान में वो बिल्कुल बंद ना रहें, उनका दिमाग खुले और चीज़ें देखें और लोगों से इंटरेक्ट करें, देखें कि दूसरी दुनिया के लोग जो हैं वो किस तरह सोचते हैं। मेरे ख्याल है ये इल्म को अगर हम वसी तरह से करें, उसमें जॉब भी शामिल होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग जाएं बाहर। और बहुत सारे लोग बाद में वापस भी आ जाते हैं। ये आप इनको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, और अगर रोकेंगे तो फिर जाहिर है हंगामा बहुत ज़्यादा होगा। जब नज़र आ रहा है इस लोगों को कि बाहर मौके बेहतर हैं, मुल्क की हालत ऐसी नहीं है कि कोई रुकना चाहे, नौजवान लोग नहीं रुकना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशफाक तौला कि ये पूरे दुनिया में हो रहा है, फिलीपींस में, इजिप्ट में, ये सारे मुल्क हमारे आसपास हैं। बच्चे और नौजवान वो नहीं रुकना चाहते, वो मौके चाहते हैं कि वो ना सिर्फ ज़्यादा बेहतर हालत में रहें, ज़्यादा कमाएं और कुछ सीखें भी। ये हमारा बहुत बड़ा बुनियादी मसला है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहें कि पाकिस्तान से लोग बाहर नहीं जा सकते, लोग कहेंगे कि हम यहाँ ना सीख रहे हैं ना हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अकबर साहब मैं एक फेवर आपसे चाहता हूं, हम अगर ये डिफाइन कर लें इस शो में कि बेरोजगार एक फर्द है वो कौन है, हम किसको कहेंगे कि वो बेरोजगार है? अगर इसकी डेफिनेशन भी हम डिफाइन कर लें कि बेरोजगारी अगर बुलंदतरीन सतह पर है तो हमारे मुल्क में वो नौजवान कौन सा नौजवान है जिसको हम ये कहते हैं कि वो बेरोजगार है? क्या उसके पास नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है, या जो कारोबार नहीं कर रहा? क्योंकि अब फ्रीलांसर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान ऑनलाइन काम करके कमा रहे हैं। तो बेरोजगारी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ये एक तो ऑनलाइन बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे जब आप कहते हैं ठीक है चंद हज़ार होंगे, 20 शायद लाख होंगे, 2 लाख होंगे। हमारी आबादी जो है ना वो 250 मिलियन है, 25 करोड़, और उसमें से 30% जो है वो नौजवान हैं। तो आप खुद देखें कि इतनी बड़ी तादाद है। तो बेरोज़गारी से का डेफिनेशन जो होता है कि वो लोग जो नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। अगर एक दुकान है उधर 12 लोग बैठे हुए हैं और काम 2 लोगों का है, तो वो एक तरह की बेरोजगारी कह दें या जो कुछ है, उनको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। ये इनएफिशिएंट बहुत होता है। तो हमारा बुनियादी मसला जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पहले बताया कि ये जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनके पास कोई इल्म नहीं है, ख्वानदा नहीं है। तो ये अगर आपकी आबादी वो है जो, और देखिए दूसरी तरफ ये हम जो सब बात करें आईटी और ग्रोथ और मॉडर्न इकोनॉमी, उसके लिए जरूरी है कि कम से कम आपके पास ऐसी स्किल्स हो कि आप वो कर सकें। वो नहीं है लोगों के पास, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, आपका कमेंट आ गया। अशफाक साहब आपकी तरफ आते हैं। हुकूमत के मुताबिक माली साल 2024 से 2025 में टैक्स वसूलियों में नुमाया बेहतरी आई है, विच इज गुड, और एफबीआर का टैक्स टू जीडीपी तनासुब 10.2% तक पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता 25 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। ये टैक्स पॉलिसी अवाम के लिए किस हद तक फायदेमंद होगी? ये हमारी मईशत की जो तरक्की है उसमें कितनी मदद कर सकती है? एक एडिशन अशफाक साहब मैं कर दूं कि लेकिन इस पे सारा जो बोझ है वो हमारे सैलरी क्लास पर आया। जो अनडॉक्यूमेंटेड हमारा एक बिजनेसमैन है वो टैक्स पे नहीं कर रहा, हमारा रियल एस्टेट है वो टैक्स पे नहीं कर रहा, एग्रीकल्चरिस्ट है वो टैक्स पे नहीं कर रहा। उनको टैक्स नेट में लाना कितना जरूरी हो चुका है इसमें हुकूमत के लिए, एफबीआर के लिए, ताकि उनके जो हदफ है वही पूरे हो सके। देखिए इशू ये है कि ये टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन मैंने ही चेयर किया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और अकबर ज़ैदी साहब ने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, सलमान साहब ने भी पढ़ी होगी। हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम अपनी रिपोर्ट को रद्द करके, जिसमें 100 प्रोफेशनल शामिल थे, जिसमें आईबीए के भी थे, फाइट के भी थे, आई कैप के भी, आईसीएमएपी के भी, और वो रिपोर्ट मुझे इंटरिम के बाद कंप्लीट नहीं करने दी गई बिकॉज कि उसमें कुछ बड़े लोग नाराज हो गए थे, जिसमें पूरा एग्रीकल्चर टैक्स को किस तरीके से फेडरेशन के अंडर में रहते हुए लगाया जा सकता है, सैलरीड क्लास को किस तरीके से छूट दी जा सकती है, एक्सपोर्टर्स को ट्रू टैक्सेशन कैसे कराया जा सकता है, रियल एस्टेट को कैसे लाया जा सकता है, और इस हद तक के कि दुकानदारों को किस तरीके से टैक्स नेट में लाना, उनसे एग्री कराने के बाद ये मैं दे चुका हूँ। मगर फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक केयरटेकर सेटअप आया, उन्होंने उठा के ये जो है ना बिल गेट मलिंडा फाउंडेशन से ला के उन्होंने कर दी मैकेंजी से। आज आप इसके नतायज भुगत रहे हैं, ना 3 में है ना 13 में। सवाल ये है कि ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट नहीं हो रही, और ये पूरा कसूर एफबीआर का। आपने नई गाड़ियां दे दी, 4 गुना तनख्वाहें कर दी, आपका रिजल्ट क्या है? ये जो फरमा रहे हैं हमारे एफबीआर के चेयरमैन साहब हैं, जो भी अरबाब इख्तियार हैं,
मैं ये समझ रहा हूँ उनको ये सोचना चाहिए कि आप सिर्फ ये देख लें, कम से कम 400 से 500 अरब का आपके पास एडवांस खड़ा हुआ है। अब तो सेल्स टैक्स के भी एडवांस मांगे जा रहे होते ऐसा ही हैं, है। तो मैं नहीं समझता, और रिफंड रोके गए अलग है। तो आप देखें, हर एक्सपोर्टर, हर हर शख्स जो है ना, वो परेशान बैठा हुआ है, इसलिए बैठा हुआ है कि जी उसके रिफंड रोक लेते हैं। वो भाग रहा है पाकिस्तान से, बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि यार ने उसके सारे पैसे रोके हुए। सही। तो वो रिपोर्ट तैयार है। उस वक्त हमने इनको रेकमेंड किया था 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आपके किसी को इम्पेक्ट नहीं कर रहे थे और मईशत आपकी वो ऊपर आपको बूस्ट करके ले जाते। बट उस रिपोर्ट को उन्होंने, बिकॉज के एक दो बड़े लोग जो कि थे, उन्होंने मंजूर नजर थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। तो ठीक है जी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये मुल्क को और गरीब आवाम को फर्क पड़ गया। अशफाक तोला साहब इस हवाले से बात कर रहे थे, टैक्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, किस तरीके से बोझ अवाम पर ही पड़ रहा है और अभी तक रिलीफ अवाम को नहीं मिल पा रहा, तो ग्रोथ किस तरीके से होगी। इस वक्त सलमान शाह भी हमारे साथ लाइन पर में भी एक मौजूद हैं। मखसूस तबके के ऊपर ये बोझ है। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान शाह साहब, जिस तरीके से ये बात हो रही है, तो बात फिर घूम फिर के वहीं आती है। अगर हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते, हमें ऐसा ही लग रहा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि ये जो सारा बोझ है ये तो अवाम पर रहेगा ही, क्योंकि रोजगार पैदा नहीं हो सकेगा। फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सैलरी जो तबका है सबसे ज्यादा टैक्स वो पे कर रहा है। इस पर पहले आप कमेंट कीजिए, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो दुनिया में कंपेटिटिव नहीं है। हम हर एरिया में हमारी प्रोडक्टिविटी तकरीबन सबसे कम है। एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इवन सर्विसेज में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा तकरीबन अपने खिते में भी सबसे ज़्यादा है और पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा। बिजली का निज़ाम एक टोटल डिज़ास्टर है और इसमें डिज़ास्टर में तमाम हुक्मरान शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी शामिल है। जो पूरा निज़ाम है उसकी अगर आपने परफॉर्मेंस जांचनी है तो वो आपके बिजली के निज़ाम में आती है कि हर किस्म की गलत डिसीजंस ली गई, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए गए जिनमें आपको पता था कि आपके पास डॉलर्स है नहीं है, तो डॉलर्स की बेसिस पे आपने पूरा निज़ाम खड़ा कर दिया। फिर जो आई का सिस्टम बनाया उसमें करप्शन भी बेदरेक की और ये भी नहीं सोचा कि अगर आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो ये कैसे पेमेंट्स होंगी और डॉलर डिवैल्यूएशंस के क्या इम्पैक्ट होंगे और क्या डोमेस्टिक एनर्जी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान इकोनॉमी का एनर्जी सेक्टर है। इवन दो दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आई हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सलमान साहब एक एडिशन में यहाँ पर करना चाहूंगा। सलमान साहब, इस 2025 कैलेंडर ईयर में हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड देखे स्टॉक मार्केट के अंदर। 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जरा इस हवाले से भी आप रोशनी डालें, ये किस तरह मुमकिन होता है? क्या वाकई ये रियल इकोनॉमी की अक्कासी नहीं करती है हमारी स्टॉक एक्सचेंज